इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जिसमें ईरान पर नेशनल इमरजेंसी को रिन्यू किया गया है। अमेरिका ने ईरान से सामान या सर्विस खरीदने वाले देशों को टारगेट करते हुए एक नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे भारत की भी मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उसने ईरान के चाबार बंदरगाह में अरबों डॉलर का निवेश किया है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि ऑर्डर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बनाया गया है। ईरान से सीधे अप्रत्यक्ष तरीके से कोई सामान या सर्विस खरीदने वाले, आयात करने वाले देशों पर अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम विदेशों में ईरान की हरकतों का सामना करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने अपने बयान में ईरान की न्यूक्लियर क्षमता की कोशिश, उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, आतंकवाद का समर्थन और मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने वाली गतिविधियों का भी जिक्र किया। ईरान को बताया आतंकवाद का स्पॉन्सर करने वाला देश। व्हाइट हाउस ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाला देश बताया। कहा कि तेहरान पूरे इलाके में प्रॉक्सी समूह और मिलिशिया को समर्थन करता है। इसमें उनके फोर्स भी शामिल है जिन्होंने अमेरिकियों को मारा और घायल किया, और जो अमेरिकी सैनिकों, साझेदारों और साथियों को टारगेट करते हैं। अमेरिका ने ईरान को दी नसीहत। अमेरिकी सरकार ने ईरान के अंदरूनी हालात की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार ने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर देश के संसाधनों को खर्च किया, जबकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी संघर्ष कर रही है। व्हाइट हाउस ने ईरान पर अपने देश में गंभीर दमन का आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा है, बुनियादी मानवाधिकारों को नकारा है और सत्ता बनाए रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया है। ईरान से परमाणु समझौता चाहते हैं ट्रंप। अमेरिका ने ईरान पर कट्टरपंथ फैलाने और शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किए जा रहे प्रयासों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान, रूस और यूक्रेन पर बातचीत में हुए विकास की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, आज हमारी रूस और यूक्रेन के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई। कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ भी बातचीत आगे बढ़ रही है। इसी तरह हमारी ईरान पर भी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। लगता है ईरान डील करना चाहता है। भारत की कैसे बढ़ सकती है मुश्किलें। दरअसल भारत ने चाबार बंदरगाह को लेकर ईरान के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत ने चाबार बंदरगाह के शाहिद बेइज्जती टर्मिनल को विकसित किया है। हालांकि अब ट्रम्प के नए टैरिफ से भारत का यह निवेश खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इस बंदरगाह को खासतौर पर ईरान और इस देश के रास्ते मध्य एशिया, यूरोप तक व्यापार के लिए डिज़ाइन किया गया है। चाबार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। आइए बात करें संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के रिश्ते में कड़वाहट आती दिख रही है। पाकिस्तान के लिए वर्षों से आर्थिक तौर पर मददगार रहे यूएई ने अपने हालिया फैसले में इस्लामाबाद के पेंच कसने के संकेत दिए हैं। यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब के लोन पर राहत न देते हुए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। इसने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की चिंता को बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट का कहना है कि यूएई के गुस्से की वजह इस्लामाबाद की सऊदी अरब से दोस्ती हो सकती है। सऊदी के साथ तनाव बढ़ने के बाद यूएई ने रियाद से करीबी रखने वालों पर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने बीते पाकिस्तान को $2 अरब के लोन को मौजूदा 6.5% की ब्याज दर पर सिर्फ 30 दिन आगे बढ़ाया है। यूएई ने $1 अरब के जो लोन 1 महीना बढ़ाए हैं, वे 16 और 22 जनवरी को मैच्योर हो गए थे। यानी आने वाले 15 दिनों में अगर यूएई ने रुख में नरमी लाते हुए राहत नहीं दी तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बड़ी फिक्र। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार इकनॉमी के जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि शहबाज शरीफ सरकार इस मुद्दे पर असहाय क्यों दिख रही है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर ना तो मीडिया के सवालों का जवाब दिया जा रहा है और न ही ये बताया जा रहा है कि इस पर आगे का क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अली मुस्तफ़ा ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान को चलाने वालों ने अपना सबसे बड़ा सपोर्टर यूएई खो दिया है। यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब के कर्ज पर राहत नहीं दी है। इस पैसे ने पाकिस्तान के घटते विदेशी रिजर्व को सहारा देकर इकनॉमी को बचाए रखा है। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने जा रही है। यूएई पाकिस्तान के लोन का मामला। संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान को वर्षों से भारी भरकम कर्ज मिलता रहा है। पाकिस्तान पर इस समय यूएई का $3 अरब का लोन है। इसमें $2 अरब 6.5% की ब्याज दर पर है। ये $2 अरब का लोन जनवरी में मैच्योर हो चुका है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक और सरकार ने यूएई से दरख्वास्त की थी कि इस पर ब्याज 3% हो जाए और 2 साल का समय मिले। यूएई सरकार ने पाकिस्तान के अनुरोध को ठुकराते हुए सिर्फ 1 महीना दिया है। ये पहली बार है जब यूएई ने कर्ज चुकाने की अवधि को सिर्फ 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान को अभी तक यूएई से साल भर का विस्तार मिल जाता था। पाकिस्तान को इस पर रोल ओवर ना मिला तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो कर्ज चुका सके। सऊदी अरब का एंगल बना तनाव की वजह। पाकिस्तान और यूएई के रिश्ते में खटास की वजह सऊदी अरब को माना जा रहा है। सऊदी और यूएई में बीते साल दिसंबर के बाद से तनाव चरम पर है। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार सऊदी के साथ खड़ा दिखा है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान के पेच कसने के संकेत दिए हैं। यूएई ने सख्त रुख दिखाकर पाकिस्तान के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है।
आइए बात करें हम ताइवान की। अमेरिका ने ताइवान को जमीन पर आधारित हार्पून एंटी मिसाइल सिस्टम की खेप सौंपनी शुरू कर दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में हार्पून सिस्टम से जुड़े काफिले के वाहनों के आने की पुष्टि की गई है। इनमें मिसाइल लॉन्चर, ट्रक, रडार वाहन और कमांड एंड कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। लॉन्चर वाहन हैवी एक्सपेंडेड मोबिलिटी टेक्निकल ट्रक प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे आमतौर पर HEMTT के नाम से जाना जाता है। अभी तक तो जो जानकारी है उसके मुताबिक ताइवान ने अमेरिका से 100 जमीन पर आधारित हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम के साथ कुल 400 मिसाइलों का ऑर्डर दिया था। इस डील की अमेरिकी विदेश सैन्य बिक्री चैनलों के माध्यम से मंजूरी दी गई थी और इसका मकसद ताइवान की तटरेखा की ओर आने वाले सतह के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाना है। हार्पून मिसाइलों की यह डिलीवरी ताइपे और वाशिंगटन के बीच तय शेड्यूल के तहत ही अलग अलग चरणों में की जा रही है। मौजूदा टाइमलाइन के मुताबिक 2026 के आखिर तक पूरे 32 सिस्टम डिलीवर किए जाएंगे और बाकी 68 सिस्टम 2028 तक ताइवान को सौंप दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक हार्पून मिसाइलों को ताइवान की सेना के साथ इंटीग्रेट करने के लिए अमेरिकी इंस्ट्रक्टर और टेक्निकल सलाहकारों को भी तैनात किया जाता है। इसके बाद मोबाइल लॉन्चर, रडार सिस्टम और सपोर्टिंग उपकरण डिलीवर किए जाते हैं। मिसाइलों को खुद आखिरी चरण में डिलीवर किया जाता है, जिससे ताइवानी यूनिट्स को असली गोला बारूद मिलने से पहले ट्रेनिंग और इंटीग्रेशन पूरा करने का मौका मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सिस्टम को ताइवान की नौसेना तटीय रक्षा कमान ऑपरेट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान ने जो हार्पून मिसाइलें RGM-84L4 ब्लॉक 2 यू खरीदी हैं वो ज़मीन पर आधारित वेरिएंट है। ये हार्पून एंटीशिप मिसाइल परिवार का एक आधुनिक वर्जन है। ब्लॉक 2 कॉन्फ़िगरेशन को जटिल तटीय वातावरण में बेहद गाइडेंस और टारगेटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये चलते हुए सतह के लक्ष्यों को निशाना बनाने में मदद करता है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज को लेकर थोड़ा अलग अलग अनुमान है। इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग ने इसकी रेंज करीब 124 किलोमीटर बताई है। ताइवान की नौसेना ने सांसदों को बताया कि खरीदा गया वर्जन पहले के अमेरिकी मिलिट्री वेरिएंट की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देता है, जबकि कुछ बाहरी अनुमानों के अनुसार इसकी रेंज 148 किलोमीटर से ज़्यादा है। चीन के युद्धपोत अक्सर ताइवान को घेरते रहते हैं। ताइवान जलडमरू मध्य को अब चीनी जहाज पार करने लगे हैं। इसका मकसद ताइवान की सेना को धमकाना होता है, लेकिन हार्पून मिसाइल चीन के युद्धपोत को पूरी तरह से समुद्र में डुबोने की क्षमता रखती है। इसके अलावा चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर विध्वंसक जहाज़ों को ताइवान के पूर्वी हिस्से प्रशांत महासागर की तरफ भेजता रहता है। वहीं चीन ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे काहोशियूंग और कीलुंग के पास नो गो जोन बना देता है, यानी नाकेबंदी कर देता है। लेकिन अब चीन हार्पून मिसाइल से डरेगा। ये बात करें हम UPI सिस्टम की। अगर आप रोज़मर्रा की खरीदारी, बिल पेमेंट या पैसे ट्रांसफर के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद अहम है। फरवरी 2026 से UPI सिस्टम में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और भीम जैसे सभी UPI ऐप्स पर दिखेगा। इस नए नियमों का मकसद डिजिटल पेमेंट को पहले से ज़्यादा तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। 10 सेकंड में पूरा होगा UPI ट्रांजैक्शन। नए नियमों के तहत UPI ट्रांजैक्शन और उससे जुड़े API रिस्पॉन्स को अधिकतम 10 सेकंड में पूरा करना अनिवार्य होगा। अभी तक ये सीमा 30 सेकंड तक थी, जिसके चलते कई बार पेमेंट अटक जाते थे। API वह तकनीक सिस्टम है जो आपके UPI ऐप और बैंक के बीच कनेक्शन बनाता है। समय सीमा घटने से पीक टाइम में भी ट्रांजैक्शन ज़्यादा स्मूथ और तेज़ होंगे, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों को राहत मिलेगी। बढ़ते डिजिटल ट्रैफिक के लिए सिस्टम होगा मजबूत। भारत में डिजिटल पेमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। UPI हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसी बढ़ते दबाव को संभालने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। हाई ट्रैफिक के दौरान ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या को कम करने पर खास फोकस किया गया है। उम्मीद है कि गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पर अब प्रोसेसिंग ज़्यादा स्टेबल और भरोसेमंद रहेगी। सुरक्षा, यूज़र कंट्रोल होंगे और सख्त। UPI के नए फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी लेयर को और मजबूत किया गया है। खासतौर पर बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त वेरिफिकेशन स्टेप जोड़े जाएंगे। पेमेंट से पहले एक क्लियर कंफर्मेशन स्क्रीन दिखेगी, ताकि गलती से खाते में पैसा ट्रांसफ़र न हो। इसके अलावा ऑटो डेबिट और सब्सक्रिप्शन पेमेंट को मैनेज या कैंसिल करने का भी पहले से आसान होगा, जिससे यूजर्स को अपने पैसों पर ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। कोई UPI ID लंबे समय से इस्तेमाल नहीं की गई उन्हें अस्थायी रूप से सीमित किया जा सकता है। दोबारा एक्टिवेट करने के लिए री-वेरिफिकेशन जारी होगा, जिससे फ्रॉड की आशंका कम होगी। वहीं फेल या अटके ट्रांजैक्शन को तेज़ी से सुलझाने के लिए नए नियम भी लागू होंगे, जिससे कई मामलों में रिफंड कुछ ही घंटों में मिल सकेगा। साथ ही बार बार आने वाले कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी पैसे मांगने वाले नोटिफिकेशन की संख्या पर भी सीमा तय की जाएगी, ताकि स्पैम से राहत मिले। ये बात करें भारत और अमेरिका की। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया। इसी के साथ अमेरिकी ट्रेड ऑफिस USTR ने भारत का एक नया नक्शा शेयर किया,
जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर, अक्साई चीन, चीन के कब्जे वाला इलाका को भारत का हिस्सा दिखाया गया। यह नक्शा सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। अमेरिका पहले के नक्शों में पीओके को अलग दिखाता था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विवादित हिस्सों को अक्सर अलग रंग या डॉटेड लाइन से दिखाया जाता था। इस बार ट्रंप प्रशासन ने जानबूझकर या अनजाने में ऐसा नक्शा शेयर किया जिससे भारत की सीमाओं को पूरी तरह से मान्यता मिलती है। भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर को अपना अखंड हिस्सा मानता रहा है। पीओके पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का विवाद 1947 से चल रहा है। कश्मीर विवाद का सबसे पुराना जटिल मुद्दा है। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। 1947-48 में पाकिस्तान से मिलिशिया के हमले के बाद महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया। 1949 यूएन की मध्यस्थता से युद्ध विराम और लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई। पाकिस्तान ने कश्मीर के पश्चिमी उत्तर हिस्से पर कब्जा किया, जिसे अब पीओके कहा जाता है। भारत का दावा, भारत कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर पीओके सहित उसका अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय किया था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान पीओके को आज़ाद कश्मीर कहता है और वो अपनी सरकार चलाता है। अमेरिका द्वारा पीओके को भारत का हिस्सा दिखाने वाले नक्शे को पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5 फरवरी को कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और यह मुद्दा पाकिस्तान की विदेश नीति की नींव है। उन्हें यूएससी प्रस्तावों के आधार पर कश्मीर विवाद का समाधान चाहिए बताया था। चीन विवाद, अक्साई चीन विवाद 1962 की जंग के बाद से भारत और चीन के बीच सबसे पुराना सीमा विवाद है। ये लद्दाख के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है और लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, तब से चीन के नियंत्रण में है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.